नमस्कार साथियों, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज से ऑनलाइन स्टडी क्लासेस शुरू की जा रही है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को घर से ही अध्ययन करवाया जा सके। साथियों, हमारे देश में आई इस महामारी से हमारे देश के सभी सुरक्षाकर्मी, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी एवं सभी सेवाकर्मी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं एवं इस देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। उन सब का बहुत बहुत आभार। हम सब भी अपने देश की सहायता कर सकते हैं। यदि सभी विद्यार्थी घर पर रहकर कठिन अध्ययन करें तो अपना और अपने देश का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको इस ऑनलाइन स्टडी चैनल वीर पथ पर। आज से इस चैनल पर हम शुरू करने जा रहे हैं सभी वैकेंसीज के लिए। जैसे वर्तमान में आई हुई है राजस्थान पुलिस की वैकेंसी, पटवारी, रीट, जो वर्तमान में इनके एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं और लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद कभी भी इनकी परीक्षा तिथि जारी हो सकती है। इसके अलावा बीएसटीसी, पीटी, पीटीटी एवं अन्य जितने भी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी, इनके फर्स्ट पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हमारी कोशिश रहेगी इन सभी एग्जाम्स में, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, पटवारी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी, सब में जो कॉमन टॉपिक है वो पहले लेने की कोशिश करेंगे। इन सब में राजस्थान भूगोल, राजस्थान जियोग्राफी है वो इन सब में कॉमन है। इन सभी एग्जाम्स में राजस्थान जियोग्राफी आपके आएगी। तो शुरुआत इसी से करते हैं। राजस्थान जियोग्राफी आपके A to Z आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। अब इसमें तो दोस्तों आज राजस्थान भूगोल में हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की सामान्य स्थिति व विस्तार। सबसे पहला ही चैप्टर, इसमें राजस्थान की सामान्य स्थिति के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, कहां पर है, वो ये समझना बहुत जरूरी है इसके लिए। अब देखो, ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं जिनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ग्लोब पर जो तिरछी लाइन होती है, तिरछी लाइन है, उसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं। जो ये रेखाएं हैं वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी लाइन है उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो सीधी है, और ये इंग्लिश में और सरल तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि इनको कहा जाता है इंग्लिश में लैटिट्यूड और इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा है यानी अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग यानी लंबी है, लंबाई में है, विस्तृत है, देशांतर रेखा है। इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण रेखा है ये आवश्यक है राजस्थान की, जो मैं आगे स्थिति के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं उसके लिए ये चीज समझनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ध्यान दें इन पर। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण है देशांतर रेखा, एक तो ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। दो देशांतर रेखाओं के बारे में समझना आप महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिन्हें प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है या इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा। इसके अलावा एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में एक रेखा गुजरती है जो कि इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरती है। ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसी से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और भारत का मानक समय इसी से निर्धारित किया गया है, और ये इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरती है। ये ध्यान रखना कभी एग्जाम आए तो। इसके अलावा देखें आप नेक्स्ट, एक पूर्वी देशांतर वगैरह ये सब क्या है वो ध्यान से समझना। ग्लोब है, ग्लोब पर
चारों ओर से चार अलग अलग गोलार्ध है। जैसे ध्यान से देखना, 0 डिग्री देशांतर रेखा यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री देशांतर के दाहिने ओर, जैसे दिशाएं आपको पता ही है, दिशाएं ग्लोब पर हमेशा दाहिने ओर पूर्व दिशा होती है, ये आप सबको पता ही है। पूर्व के ऑपोजिट कौन सी होती है? पश्चिम दिशा। दाहिने ओर पूर्व दिशा, आप पेपर पे कहीं पर भी देखे, रीजनिंग में भी आपने ये देखा होगा, पूर्व में दाहिने ओर होती है हमेशा पूर्व दिशा और उसके ऑपोजिट पश्चिम दिशा। और उत्तर की ओर, ऊपर, ये समझ सकते हैं आप इस तरह से, ऊपर है वो हमेशा क्या होगा? उत्तर। ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होगी और उत्तर के ऑपोजिट क्या होगा? हमेशा दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा हो गई दक्षिण, नीचे की ओर। तो ध्यान रखना, 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने ओर पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये देशांतर रेखा है, ये पूरे ग्लोब पर, देखो ये मैं प्रमुख रेखाएं आपको बता रहा हूं, पूरे ग्लोब पर ऐसी रेखाएं हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने ओर जो है वो पूर्वी देशांतर कहलाएगा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिमी ओर, इस ओर अगर आएंगे तो ये सब है वो पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाएगी। ये सब पश्चिमी देशांतर होगी और ये पूर्वी देशांतर। अक्षांश की बात करें तो देखो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर यहां पर जितनी भी है वो कौन सी होगी? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश रेखाएं होगी ये, क्योंकि ये सब लाइनिंग है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे की ओर जो होगी, दक्षिण की ओर, वो सभी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, क्योंकि ये अभी काम आएगा हमारे, ध्यान से देखना। अब इसके बाद हम ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, राजस्थान की स्थिति इस जगह पर है। मैप पर राजस्थान की स्थिति इस जगह पर है। यानी अब आप बताओ राजस्थान किस गोलार्ध में है? अक्षांश की बात करें तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा। तो एक तो हो गया उत्तर। देशांतर की बात करें तो ये कौन सी दिशा हो गई इस लाइन के इधर? पूर्व। तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान पूरे वर्ल्ड के ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर है इसलिए उत्तरी, और 0 डिग्री देशांतर के दाहिने ओर है, पूर्व में है इसलिए पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये राजस्थान की स्थिति है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं, एक रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा आ गई, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसी को। अब ध्यान रखें, इसके अलावा 4 और रेखाएं बता रहा हूं। अक्षांश रेखाएं 5 याद रखनी है आपको। राजस्थान और भारत से रिलेटेड महत्वपूर्ण एक ही है, लेकिन अब देखें ध्यान से। एक है 23.5 डिग्री यहां पर, और एक यहां पर 66.5 डिग्री। अब बताओ ये 23.5 डिग्री कौन सा हुआ? कौन सा अक्षांश है? दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिण में है देखो, तो दक्षिणी अक्षांश। और यहां पर 66.5 डिग्री कौन सा है? दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि ये दक्षिण में है। अब ऐसी ही 2 रेखाएं और है, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। ये कौन सी हो गई? अब ये दक्षिणी है तो ये 0 डिग्री के ऊपर है, तो कौन सी हुई? उत्तरी अक्षांश। और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्यों? क्योंकि ये उत्तर दिशा की ओर है। अब 5 रेखाएं देखो। 0 डिग्री जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। नीचे की ओर है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब
इस रेखा को, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस रेखा को कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। अब जो मुख्य बात है, ध्यान रखना, तो राजस्थान, आपने ये पढ़ा होगा कि राजस्थान कर्क रेखा के नीचे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के भाग आते हैं। बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से को छूते हुए कर्क रेखा निकलती है। तो यही कर्क रेखा राजस्थान से, तो राजस्थान और भारत से रिलेटेड है, भारत भी यहीं पर, तो कर्क रेखा तो राजस्थान से, भारत से ऑब्वियसली निकलेगी ही। तो वो कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा गुजरती है। यहां पर ये राजस्थान की स्थिति है, भारत की स्थिति है इस ग्लोब पर। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुने आप, कई बार पूछते हैं, इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं पहले बता दूं, ये हम जलवायु में पुनः एक बार मैं बताऊंगा ये चीज आपको, लेकिन फिर भी अभी ये ग्लोब है और ध्यान रखना। कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, सबसे बड़ा दिन कौन सा है, बराबर दिन और रात कब होते हैं, सबसे ठंडा दिन कौन सा है, सबसे गर्म दिन कौन सा है, ये सब चीजें हम देखते हैं। लेकिन देखें अब सूर्य, ध्यान से सुनना आप, सूर्य है वो यहां से लगाकर यहां तक गति करता है। जो सूर्य यहां ग्लोब पर इनके बीच में रहता है, वो हमेशा, पृथ्वी गति करती है ऑब्वियसली, लेकिन ये इनके बीच में रहता है। सूर्य की स्थिति यहां पर है, ऊपर नहीं जाता है। यानी देखना आप ध्यान से, 21 जून, याद रखना ये डेट, 21 जून को सूर्य की किरणें हैं वह किस रेखा पर लंबवत रहती है? कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत रहती है। उसके बाद में यहां से सूर्य फिर आगे जाता है, धीरे 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 आते आते यहां पर 23 सितंबर, ध्यान से सुने, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर ये लंबवत, इसकी किरणें लंबवत यानी सीधी रहती है। 21 जून को कर्क रेखा पर, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर। फिर सूर्य है वो 22 दिसंबर, ध्यान रखना ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, मतलब ये पूरी मकर रेखा है, इस पर लंबवत रहता है 22 दिसंबर को। फिर यहां से सूर्य पुनः मुड़ जाता है एक बार, और पुनः मुड़ने के बाद में यहां 21 मार्च को पुनः भूमध्य रेखा पर आ जाता है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को आता है, और 21 मार्च के बाद में फिर से 21 जून को कहां पर? कर्क रेखा पर। तो इस तरीके से सूर्य 21 जून, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, और यहां से फिर आगे 21 जून को कर्क रेखा पर आ जाता है। अब देखना, ये इतना सा पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप आराम से पता लगा लोगे ये रात दिन वगैरह, छोटा दिन, बड़ा दिन, गर्म दिन, ठंडा दिन, ये सब पता लगा लोगे। कैसे? अब आप बताओ, हमारा देश भारत, हमारा राजस्थान वगैरह किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर। यहां पर आता है राजस्थान वगैरह। अगर यहां पर है कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब होगी? 21 जून को। 21 जून को सूर्य की रेखाएं हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो लंबवत होगी हमारे क्षेत्र में, राजस्थान, भारत वगैरह। तो हम सबको पता है, अगर सूर्य की किरणें लंबवत ऊपर होती है, जैसे दोपहर को होती है 12-1-2 बजे के आसपास, ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य लंबवत होता है, किरणें सीधी पड़ती है, तो ज्यादा होता है। शाम को जैसे सूर्य ढल जाता है या सुबह होता है तो उस समय कम गर्मी पड़ती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें राजस्थान पर ज्यादा पड़ती है, देश पर, हमारे देश पर लंबवत होती है। इस कारण से 21 जून को, ध्यान रखें। अब तो अब आप बताओ, सबसे लंबा दिन
सबसे लंबा दिन, सबसे गर्म दिन कब होगा? सबसे लंबा दिन और सबसे गर्म दिन है वो 21 जून को होगा। और सबसे छोटी रात, सूर्य ज्यादा रहेगा, लंबवत रहेगा, तो रात ऑब्वियसली छोटी होगी। तो सबसे दिन लंबा होगा तो रात छोटी होनी है। सबसे लंबा दिन, सबसे गर्म दिन और सबसे छोटी रात, ये तीनों पॉइंट है वो है 21 जून। और क्यों है उसका कारण मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो हम सीधे तो कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका कारण भी हमें क्यों, ऐसा क्यों है, अगर वो चीज हमें समझ में आ जाए तो वो मैटर पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाता है हमारे। तो ये 21 जून। अब उसके बाद देखना आप यहां पर आ गए, पहले हम 22 दिसंबर की बात करते हैं। पहले 22 दिसंबर, देखो हमारे क्षेत्र से सूर्य सर्वाधिक दूर है। देखो सूर्य सर्वाधिक दूर है, यहां पर है, तो क्योंकि यहां से आगे फिर से मकर रेखा के बाद में पुनः इधर आ जाएगा, अपने कर्क रेखा की ओर आ जाएगा, सबसे दूर है। तो सूर्य हमसे दूर है, जैसे रात्रि में है, दूर होता है तो क्या होता है, ठंडा मौसम होता है। तो इसका ऑपोजिट कर लो आप, सबसे लंबा दिन है तो यहां पर हो जाएगा सबसे लंबी रात, सबसे लंबी रात। और सबसे यहां पे गर्म है तो क्या हो जाएगा, सबसे ठंडी रात। और सबसे लंबी रात है तो छोटा क्या हो जाएगा, दिन, सबसे छोटा दिन। सबसे लंबी रात, सबसे ठंडी रात और सबसे छोटा दिन है वो हो जाएगा 22 दिसंबर। सर्दियों में होता ही है, रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। और 21 जून गर्मियों में होता है, लंबा दिन और छोटी रात होती है। तो ये ध्यान रखना। क्यों? इसका कारण है कि सूर्य है वो हमारे राजस्थान से सर्वाधिक दूरस्थ है, मकर रेखा पर आ जाता है। अब बात करते हैं हम 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों दिन ये भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। मतलब रात और दिन बराबर, रात और दिन बराबर कब होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों दिन रात और दिन बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य या विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इसी कारण यहां पर रात और दिन बराबर होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना आप। 21 जून से आगे बढ़ता है, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, पुनः लौटते हुए 21 मार्च को भूमध्य पर और फिर 21 जून को पुनः कर्क रेखा पर आ जाता है। अगर ये मैटर आपको समझ में आ चुका है तो इसके आगे एक पॉइंट और है, ध्यान रखना, इसी ग्लोब से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप। छोटी सी चीज है, हम समझ नहीं पाते, इतना समझ में आ चुका है आपको ये मैटर। अब इसके आगे देखना, हम कहते हैं राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो इसका उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। लेकिन कई बार आता है कि किस कटिबंध में है राजस्थान, किस कटिबंध में है, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध, किस में है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसके बारे में मैं अगर इतना समझ में आ चुका तो वो साथ में आ जाएगा। और ये चीज मैं आपको जलवायु में बताने वाला हूं फिर से, ये जो चीज है देखें कैसे। अब हमने सूर्य के बारे में देखा, क्यों इतनी बात बता चुका हूं तो ये 1 मिनट की बात से आपको ये मैटर पूरा पता चल जाएगा। सूर्य के बारे में हमने पढ़ा, कहां तक रहता है, ये भूमध्य रेखा इधर से इधर जाता है, इधर जाता है और यहां इन्हीं के बीच में रहता है। तो सूर्य जहां पर ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, उष्ण यानी गर्मी ज्यादा होगी, यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर यह है उष्ण कटिबंध, ध्यान रखना, उष्ण कटिबंध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा से लगाकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा तक, यह भी उत्तरी उष्ण कटिबंध है। और इस भूमध्य रेखा से लगाकर मकर रेखा तक 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यहां तक, यह भी उष्ण कटिबंध है। सूर्य रहता है इनके मध्य, हो गया। तो सूर्य ग्रहण यह है उष्ण कटिबंध इनमें। अब एक आता है शीत कटिबंध, सूर्य यहां तक है तो सर्वाधिक दूर कटिबंध कौन सा है, ये देखो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी अंटार्कटिक रेखा इसके नीचे है, वो है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध ये नीचे।
और इधर ये भी शीत कटिबंध, शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक रेखा के ऊपर शीत कटिबंध होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां दूर है। कई बार तो यहां देखा होगा बर्फ जमी रहती है, यहां पर शीत कटिबंध है। हम आगे भारत ज्योग्राफी में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरह से अंटार्कटिक जो महाद्वीप है पूरी तरह से बर्फ का महाद्वीप है, वहां पे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो शीत कटिबंध में है। ये दोनों शीत कटिबंध, देखो ये उष्ण हो गया, ये शीत कटिबंध हो गया, तो इनके मध्य है इन दोनों का मीडियम, तो क्या होगा? इसको उप उष्ण, उप प्लस उष्ण यानी उपोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं, या शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण, एक ही बात है, शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर भी उष्ण और यहां पे शीत, तो मध्य में वही बात है, उप उष्ण यानी उपोष्ण, या फिर इसे शीत प्लस उष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध कह सकते हैं। तो ये एक ही बात है, ये उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध, और फिर यहां पर शीत कटिबंध। अब आप बताओ राजस्थान किस कटिबंध में है? ये अगर एक बार चीज समझ लोगे तो राजस्थान से कोई भी मैटर होगा तो आप कर सकते हैं क्लियर। तो अब बताओ राजस्थान किस कटिबंध में है? उपोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में है? सिर्फ राजस्थान का दक्षिणी भाग है। अगर ऐसा पूछ लें कि दक्षिणी राजस्थान किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में। जिले दे दें कोई भी, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में है। अगर ऑप्शन दें जिलों का तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर उष्ण कटिबंध में है, बाकी पूरा राजस्थान है वो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये इस ग्लोब पर, एक ही ग्लोब पर आप इतनी सारी चीजें आप समझ सकते हैं अगर ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट पढ़े तो। अब अगर आप अब पूरा अगर देखते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा कि इतना सारा ये मैटर एक साथ कैसे समझे, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से पॉइंट टू पॉइंट समझते जाए, और साथ में एक साथ में एक कॉपी जरूर रखें, आप रफ कॉपी भी रखें लेकिन रखें जरूर। उससे आप जो जो पॉइंट समझा, इतना सा समझा, एक बार इस वीडियो को पूरा समझने के लिए एक बार इसे समझ लिया, फिर आप रिवाइज करें, इसको 2 बार देखें। दूसरी बार में क्या करें, आप एक एक पॉइंट शुरुआत से अलग अलग नोट कर लें, क्योंकि मैं एक साथ जितनी ज्यादा चीजें हो सकें और जितने समझने के तरीके से, ताकि वो ऐसे माइंड में फिट हो कि ये स्थायी रह जाए आपके माइंड में। तो इस ग्लोब के माध्यम से हमने ये समझ लिया इन 5 रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में और अक्षांश रेखाओं के बारे में। इसके अलावा भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। उसके अलावा ये कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, इनके बारे में हमने समझा। इसके बाद राजस्थान की स्थिति यहाँ पर कहां पर है, फिर राजस्थान में सबसे लंबा दिन कौन सा है, गर्म दिन कौन सा है, छोटी रात कौन सी है, तो 21 जून। उसके बाद में सबसे लंबी रात, ठंडी रात और छोटा दिन 22 दिसंबर। फिर रात और दिन बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। क्यों है उसका कारण भी बता दिया है। राजस्थान किस कटिबंध में है उसका कारण सहित आपको यहाँ पे विवरण दे दिया है। राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में ये कॉमन रूप से आता है। यहाँ पर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार मतलब यहाँ से लगा कर ये यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ और यहाँ कितना है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। इससे पहले हमने पूरा ग्लोब पर राजस्थान की क्या स्थिति थी वो हमने पढ़ लिया है। अब ये विस्तार ग्लोब पर देखिए आप, हमने जो अभी अभी जो खड़ी रेखाएं थी वो कौन सी पढ़ी थी, देशांतरीय रेखाएं। ये खड़ी रेखाएं थी वो देशांतरीय रेखाएं इस तरह से, और जो तिरछी रेखाएं थी वो पढ़ी थी अक्षांश रेखाएं। इनके बारे में देखें राजस्थान की स्थिति यहां पर क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय। पहले बात करते हैं हम अक्षांशीय विस्तार की, यानी यहां से यहां तक अक्षांश, यानी जो तिरछी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं। तो इसमें देखो यहां पर 23 डिग्री 3 सेल्सियस, 23 डिग्री 3 सेल्सियस का है, सेंटीग्रेड का है, मिनट का है, एक ही बात है। 23 डिग्री 3 मिनट एक ही बात है। अब ये जैसे 0 डिग्री अक्षांश था, उसके ऊपर आते आते ये क्या हो गया, उत्तरी क्षेत्र में था, तो
तो इसलिए ये उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से लगाकर ये आगे आते 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 यहां तक आते आते ये हो जाएगा आपके 30 डिग्री 12 सेल्सियस। ये भी उत्तरी अक्षांश ही है, उत्तरी अक्षांश। ये हो गया अक्षांश से विस्तार। और जैसा कि हमने पढ़ा है कर्क रेखा यहां से यानी बांसवाड़ा के मध्य से वह डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को छूते हुए ये निकलती है। इस तरह से ये कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में ये 26 किलोमीटर तक कर्क रेखा चलती है। अब ये हो गया आपके अक्षांश विस्तार। देशांतरीय विस्तार यानी जो खड़ी रेखाएं हैं उनके बारे में, यहां से जो 0 डिग्री से शुरू हुआ था वो आते आते यहां तक आएगा तो हो जाएगा आपके 69 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर। ये पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर। यहां से आगे चलते चलते यहां आएंगे तो अंतिम छोर आ जाएगा 78 डिग्री 17 सेल्सियस पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर। तो ध्यान रखना अक्षांश आए तो इस तरह से भी कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि 23 डिग्री 3 सेल्सियस यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश कर देते हैं या पूर्वी अक्षांश कर देते हैं। तो ध्यान रखना अक्षांश हमेशा उत्तरी है हमारे क्षेत्र में, चाहे राजस्थान हो या भारत हो, और देशांतर हमेशा पूर्वी क्षेत्र में ही है क्योंकि वो ग्लोब पर मैं आपको बता चुका हूं अभी जस्ट पहले। अब इसके बाद देखें आप यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की अक्षांशीय दूरी, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्षांशीय दूरी और देशांतरीय दूरी के बारे में पूछा जाता है। तो अक्षांशीय दूरी देखो 30 डिग्री 12 सेल्सियस, इसमें से आप निकाल लो 23 डिग्री 3 सेल्सियस तो कितना बचेगा पीछे 7 डिग्री और 9 सेल्सियस, 7 डिग्री 9 सेल्सियस। तो अगर पूछ लें सिर्फ इस तरह से कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो विस्तार अक्षांशीय कितना है 7 डिग्री 9 सेल्सियस यहां से यहां तक बीच में। और अक्षांशीय स्थिति कहां तक है तो 23 से 30 उत्तरी अक्षांश तक। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो 69 से लगाकर 78 इन दोनों के मध्य 8 डिग्री 47 मिनट या 47 सेल्सियस ये है। तो देशांतरीय विस्तार कितना है 8 डिग्री और 47 सेल्सियस। ये हो गया देशांतरीय विस्तार। इनमें से ये 47 मिनट भी कहलाता है। ये 60 होते ही अगला आ जाएगा, यहाँ 60 तक आते ही यहाँ पर 9 हो जाएगा, कहने का मतलब ये, इसलिए ये 47 निकला है उत्तर। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितना समय अंतराल कितना है। इस तरह से राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक का समय अंतराल या 69 डिग्री 30 सेल्सियस से लगाकर 78 डिग्री 17 सेल्सियस तक का समय अंतराल कितना है। तो ध्यान रखना मैं आपको बता दूं 1 डिग्री में समय अंतराल होता है 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट का समय अंतराल होता है। हम कहते हैं कि जैसे विदेशों में कोई भी है, अमेरिका में वो दिन है या रात है, हमारे यहाँ पर जो उल्टा ये इसी समय अंतराल के कारण है। तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से लगाकर पश्चिमी क्षेत्र में समय का अंतराल 4 मिनट का। हालांकि पूरे भारत में समय आपको बता दिया था पहले ही, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसके अनुसार ही होगी, जो कि इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरती है। लेकिन फिर भी 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। तो यहां पर 8 डिग्री 47 सेल्सियस, यहां पर आपके निकलेंगे एग्जैक्ट 45 मिनट और 8 सेकंड। 45 मिनट 8 सेकंड। एग्जाम में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन और वहां पे ऑप्शन 36 दिया हुआ था और 36 लगभग में 32, 34, 36, 38 इस तरह से था। तो लगभग में 36 को सही माना गया था। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ भी ले तो यहां पर, और अगर 35 और 36 दोनों ऑप्शन में आ जाए तो नजदीकी मानते हुए 35 को सही करना चाहिए। और एग्जैक्ट दिया हुआ है तो 35 मिनट और 8 सेकंड। ये आप देख सकते हैं। 8 को भी अगर 4 से करें तो 8 चौक 32, तो 32 तो ये हो जाएगा और बाकी इनको मिलाकर ये बाकी का हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये है हो गया आपके समय अंतराल पूर्व से पश्चिम का समय अंतराल। अब देखो पूछा जा सकता है कि 78 डिग्री 17 सेल्सियस पर गांव कौन सा है। तो
इससे रिलेटेड एक पॉइंट कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखें गांव, यहां पर ध्यान रखना, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर चारों गांव सिलाना गांव, ध्यान पूरा समझेंगे हम। सिलाना गांव है वो राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। इधर है कटरा गांव, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। इधर है कोणा गांव गंगानगर ही तहसील है और गंगानगर ही जिला है। और उसके बाद में है बोरकुंड, बोरकुंड गांव है वो कुशलगढ़ तहसील में है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। ये चारों अब याद रखने के लिए, ये इसी दिशा में ये भी याद रखना जरूरी है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे याद रखो। देखो सिलाना सिला, सिला कट्टे है कोणा बोर, सिला कट्टे कोणा बोर। सिला मतलब सिलाना गांव, कट्टे मतलब कटरा गांव, कोणा मतलब कोणा गांव, बोर मतलब बोरकुंड गांव। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। ऐसी अगर इजी ट्रिक हो जिसको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो वो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ट्रिक्स ऐसी होती है कि ट्रिक याद करने से ज्यादा बेटर हमें जो पूरा सारांश है वो याद करना अच्छा रहता है, लेकिन अगर सरल हो तो वो बहुत फायदेमंद होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखो मतलब सबसे पूर्वी गांव कौन सा, सिलाना गांव। सबसे पूर्वी जिला कौन सा, धौलपुर गांव। 78 डिग्री 17 सेल्सियस पर कौन सा गांव है, सिलाना गांव। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें भी वही है, पश्चिमी कटरा गांव जैसलमेर जिले की सम तहसील में 69 डिग्री 30 सेल्सियस पर। कोणा गांव 30 डिग्री 12 सेल्सियस पर गंगानगर में। बोरकुंड गांव 23 डिग्री 3 सेल्सियस पर उत्तरी अक्षांश यहां पर है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था लगभग कि 78 डिग्री, सिर्फ देखो लगभग में 78 डिग्री पर कौन सा जिला है, 78 डिग्री पर कौन सा जिला है। तो अब बताओ आप 78 डिग्री पर कौन सा जिला हो सकता है, सीधा है यहां पर पास में है, यानी जिला तो धौलपुर ही रहेगा। ये 78 डिग्री 17 सेल्सियस पर अंतिम छोर है राजस्थान का, तो 78 डिग्री पर धौलपुर जिला। एक बार पूछा गया था 70 डिग्री पर कौन सा है, तो 69 30 के बाद में ये आ गया था 70 जैसलमेर ही है, तो जैसलमेर भी। अब इसमें एक एक जिले की लोकेशन लगभग जैसे मध्य से है, मध्य में लगभग कितना आ सकता है, जैसे 70 है और 78 तो लगभग 74, तो 74 डिग्री पर कौन सा है। तो वहां पे आपको ऑप्शन देकर पता लगाना होगा कि लगभग इसके मध्य में कौन सा जिला है। जैसे यहां पर आए तो नागौर क्षेत्र आ सकता है, पाली का कुछ क्षेत्र आ सकता है, अजमेर आ सकता है, इधर आगे जाते जाते यहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र, बीकानेर वगैरह और चूरू आ सकता है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे नागौर, अजमेर ऐसे क्षेत्र देने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे जैसे बांसवाड़ा वगैरह है, राजसमंद है यहाँ मध्य के। तो यहाँ कोई भी जैसे कि आ गया 76 डिग्री पर कौन सा है, तो 76 डिग्री हमें लग रहा है लगभग में यहाँ पर है, तो ये झालावाड़ वगैरह ये क्षेत्र, जयपुर वगैरह ये क्षेत्र है, तो लगभग में ऑप्शन से आपको वहां पे निकालना है। तो ये ध्यान रखना इन चारों जिलों के बारे में। अब एक इसमें एक चीज और है, पूछा जाता है सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, सबसे अंत में सूर्योदय कहां होता है, ये एक चीज पूछी जाती है। तो बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना आप। सूर्योदय सबसे पहले और बाद के लिए बहुत इजी, सबको पता है। सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा कौन सी है, ये दिशा है। तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम सूर्योदय, सूर्य उगता कहां पर है, यहां पर। तो इस क्षेत्र में जिला पूछे तो धौलपुर और गांव पूछे तो सिलाना गांव, यहां पर राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में सूर्य सबसे लास्ट में, इधर होते 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 लास्ट में, यानी 4 बताया था आपको,
35 मिनट और 8 सेकंड का समय अंतराल जो आपको बताया था उसमें, तो सबसे अंत में सूर्योदय यहां पर होगा। अब ये तो बात हो गई सूर्योदय की, सर्वप्रथम यहां और सबसे लास्ट में यहां पर। अब सूर्य अस्त की बात करें तो अस्त इस दिशा में होता है, तो अस्त जैसे जैसे नीचे जाएगा तो सबसे पहले अस्त उधर होगा, देखो उधर से सूर्य दिखना बंद होगा और सबसे लास्ट में इधर दिखेगा। तो सर्वप्रथम सूर्य उदय एवं सूर्यास्त, सर्वप्रथम सूर्य उदय एवं सूर्यास्त दोनों कहां पर, इसी जगह पर, धौलपुर का सिलाना गांव। और यहां पर भी सूर्य उदय सबसे अंत में ही होगा, तो सबसे अंत में सूर्य उदय एवं सूर्यास्त दोनों इसी जगह पर होंगे, जैसलमेर के कटरा क्षेत्र में। तो ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बारे में हो गए पॉइंट टू पॉइंट देखते रहे, नोट करते रहे आप। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन और सीधापन कहां पर पड़ता है, ये भी, और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है कि पूर्व दिशा है, सबको पता है, एक इजी चीज है। लेकिन तिरछापन वो यही कहते हैं, ज्यादातर इसी को मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना सीधापन, इससे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था कि कर्क रेखा पर सर्वाधिक सीधापन होता है, कर्क रेखा पर, यानी कर्क रेखा के बाद में वापस सूर्य चला जाता है भूमध्य रेखा की ओर, फिर मकर और फिर वापस आता है, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य नहीं आता। तो कहने का मतलब सूर्य की किरणें यहां पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा, दक्षिणी भाग यानी बांसवाड़ा पर सर्वाधिक सीधापन रहेगा। तो यहां पर देखें, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन हो गया यहां पर। अब जितनी दूर जाएगी किरणें वो उतनी ही तिरछी रहेगी, ये आपको भी पता है, जितनी दूर किरणें होगी। तो सबसे ज्यादा सूर्य की किरणों का तिरछापन कहां पर होगा, गंगानगर। तो यहां पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, सीधापन इधर, जिला पूछे बांसवाड़ा और गांव पूछे बोरकुंड, और यहां पर तिरछापन गंगानगर जिले के कोड़ा गांव में। तो ये सूर्य की किरणों के बारे में, सूर्य उदय, सूर्य अस्त सर्वप्रथम और सबसे लास्ट में, और इधर सीधापन और इधर तिरछापन, ये सूर्य के बारे में होगी। अब एक छोटी सी चीज और है इसमें, वो समझे आप। अंतिम चीज है कि ये तो हो गया विस्तार किसमें, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में, किलोमीटर में कितना है, कि यहां से यहां तक कितने किलोमीटर है, यहां से यहां तक कितना है, तो वो आप समझे थोड़ा सा ध्यान से। देखिए इधर इस छोर से लगाकर इस छोर तक, यहां तक ये है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर इस क्षेत्र में, यहां से यहां तक, यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार पूछें, धौलपुर से जैसलमेर तक का विस्तार पूछें तो होगा 869 किलोमीटर। अब अगर पूछें उत्तर से दक्षिण तक का, यहां से यहां तक, यह विस्तार कितना है, तो यह विस्तार है आपके 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर ये विस्तार है, और ये विस्तार है 826 किलोमीटर। अब ये तो हमें याद होते हैं कि 826, 869 ये अंक तो याद है, लेकिन कंफ्यूज हम हो जाते हैं कि ये इधर वाला विस्तार है या इधर वाला विस्तार है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, राजस्थान एक गर्वीला प्रदेश है, तो गर्व से यहां पर राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, तो यहां पे चौड़ाई ज्यादा हो गई 869, और लंबाई थोड़ी कम है 826 किलोमीटर। तो ये चौड़ाई और लंबाई के लिए एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, लेकिन बाई चांस कभी आ जाए यहां से यहां तक कि पूर्व से पश्चिम 869, उत्तर से दक्षिण 826, और अगर पूछ लें यहां पर कि दक्षिण पूर्व से लगाकर उत्तर पश्चिम तक का विस्तार कितना है, ये इस तरीके से पूछ लें तो ध्यान रखना, इधर तो है 850,
इधर 850 है और इसका विस्तार पूछें तो 784 किलोमीटर। 784 एग्जाम में हालांकि आया हुआ नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लें कि उत्तर पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम तक का विस्तार कितना है, 784 किलोमीटर, यहाँ का 850 किलोमीटर। एग्जाम में इन दोनों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इन दोनों के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रख लें, इतनी सी चीज से आपको याद हो जाएगी। अब देखें, इसमें लगभग सभी चीजें हैं वो इंक्लूड कर दी है। आप ये प्रत्येक चीज है वो पुनः देखें एक बार। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति, इसकी सामान्य विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पूरा निचोड़ निकालकर पूरे जहां तक हो सके एक अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की सामान्य जानकारी, उसके बाद में राजस्थान के जो संभाग है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं वगैरह वो करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पहले दिन से आप वीडियो में बने रहें कंटिन्यू, क्योंकि पहले दिन से अगर आप बने रहेंगे तो जैसे कि अभी पहले हमने पढ़ा था ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, अगर वो ध्यान से पढ़ा तो ये चीज थोड़ी समझने में इजी हुई कि ग्लोब पर राजस्थान कैसे हुई स्थिति है। और शुरुआत में राजस्थान के जिलों में जो जो पॉइंट हम करेंगे वो अगर आप कंठस्थ कर लेंगे तो आगे वाले वीडियोस में, आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए। और इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से समझें, उसके बाद में दोबारा लिख पढ़ें और फिर लिखें आप। इससे क्या होगा, वो वीडियो आपके स्थायी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये सामग्री अच्छी लगी है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को वीरपथ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद में पास में जो घंटी का आइकन है उसे प्रेस करें, ऑन कर दें, ताकि जैसे हम नए वीडियो अपलोड करें वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये नया वीडियो आया है और आप उसे देख सकते हैं। और एक शेयर करना ना भूलें, शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, फेसबुक पर, प्रत्येक जगह पर शेयर कर दें। इससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा प्रबलन मिलेगा, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैटर है वो तैयार करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारा मोटिवेशन है उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और हम दिन प्रतिदिन हम सुधार करते जाएंगे। और अपना ये पहला वीडियो था, हमने कोशिश की है पूरी, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। और देश में इस महामारी को मजाक ना समझें, घर पर रहें, और प्रशासन का, पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का, मेडिकल स्टाफ का, सबका सहयोग करें और देश की सहायता करें। घर पर बैठकर पढ़ाई करें और अपना भी और देश का भविष्य सुरक्षित करें। और आप घर पर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।